So in this session we will discuss a very important topic from the chapter Human Health and Disease and the topic is immunity. तो ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इम्यूनिटी का मतलब ही हो गया हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये जो टर्म इम्यूनिटी है ये आया कहां से, मतलब क्या है इस टर्म का, कंपोनेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये सिंगल वर्ड जितना इजी है सुनने में इम्यूनिटी, बट इट इज फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ कंपोनेंट। ओके, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये काम करता है और इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये टॉपिक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इम्यूनिटी। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एंड नीट एग्जामिनेशन में भी। सो इम्यूनिटी का जो टर्म है, ये जो टर्म इम्यूनिटी है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है और ये जो लैटिन वर्ड था वो था इम्यूनिट्स। ओके, तो इम्यूनिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, सो दैट लैटिन वर्ड is actually immunates। ओके, तो लैटिन में इसको immunates और इंग्लिश और जो हमारा बायोलॉजिकल टर्म है इसमें हम इसे यूज करते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी को बहुत सिंपली डिस्क्राइब करना हो तो इसके लैटिन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो लैटिन वर्ड में इम्यूनिटी का मतलब है फ्रीडम। अब यहां किस फ्रीडम की बात हो रही है ये तो अंडरस्टूड है, फ्रीडम फ्रॉम द डिजीज और फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। ओके, सो ये जो टर्म इम्यूनिटी है ये एक्चुअली हमारी ओवरऑल एबिलिटी है, ठीक है, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड इम्यूनिटी, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी of an individual, ठीक है, to fight against disease और disease causing agent। disease causing agents में pathogens, okay, pathogens like bacteria, protozoans, viruses, okay, helminthes, तो बहुत सारे एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। तो ये पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिजीज और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। अब ये जो इम्यूनिटी है इसके भी कुछ टाइप्स हैं, क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं वही इसके टाइप्स को डिस्क्राइब भी करता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी फर्स्ट। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ध्यान देना है आप लोगों को। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इम्यूनिटी के। द फर्स्ट वन इज इनेट एंड द सेकेंड वन इज एक्वायर्ड। ओके, दोनों में डिफरेंस बहुत सिंपल है। इनेट वो इम्यूनिटी है जो बर्थ से लेके डेथ तक आपको प्रोटेक्ट करता है और इसमें वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो नेचुरली प्रेजेंट है। इसका मतलब वो सारे डिफेंसिव एलिमेंट जो एक बच्चा बॉर्न होते ही अपने पास नेचुरली गेन करता है और अप टू द डेथ ये एज इट इज वर्क करेगा, यानी ये प्रोटेक्ट करेगा बाय देयर कंपोनेंट्स। तो इनेट हो गया वो इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ अप टू डेथ। ओके, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक ही आपको प्रोटेक्ट करता है। ओके, दैट्स द रीजन कि इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोला जाता है। ओके, हाँ, बट इट कंटेन ऑल द डिफेंसिव एलिमेंट्स। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो सब हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। डिफेंसिव एलिमेंट्स और डिफेंसिव कंपोनेंट्स। ओके, एक्वायर्ड ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है?
पहली चीज, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो पर्सन एक्वायर करता है बाय द एक्सपीरियंस. बाय द एक्सपीरियंस मीन्स बाय द एनकाउंटर विद पैथोजेंस और बाय टेकिंग सम बैरियर्स और बाय टेकिंग सम सोर्स ऑफ इम्यूनिटी. लाइक वैक्सीनेशन भी इसी में इन्वॉल्व है. बात समझ में आ रही है ना? वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? वैक्सीनेशन इज अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी, बट ये आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, आप इसको एक्सटर्नल सोर्स से लेते हो. तो जो बॉडी प्रोड्यूस्ड कर रहा है दैट इज द पार्ट ऑफ इनेट. मगर ऐसा नहीं है कि एक्वायर्ड में वो कंपोनेंट्स नहीं है जो बॉडी प्रोड्यूस्ड करता है, इसमें भी वो कंपोनेंट्स हैं, बट इसके मैकेनिज्म के लिए इसका एक्सपोजर पैथोजन से होना मस्ट है. बात समझ में आ रही है आपको ना? तो इन दोनों में ये डिफरेंस क्या है? ये तो बाय बर्थ प्रेजेंट है और ये एक्वायर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. ठीक है, ये एक्वायर होगा, या बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये इनटेक होगा बाय द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस, बाय द एनकाउंटर, बाय द इंटरेक्शन विद द पैथोजेंस ड्यूरिंग लाइफ टाइम. ओके, तो ये पॉइंट बहुत मैटर करेगा. अब इनेट और एक्वायर्ड को बहुत बेसिक डिफरेंस से डिफरेंशिएट किया है मैंने, मगर इसको बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट विद इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो पहले हम लोग इनेट को और उसके सारे कंपोनेंट्स को, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे इसके सेकेंड कंपोनेंट की, दैट इज एक्वायर्ड पार्ट. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इनेट इम्यूनिटी को समझने के लिए इसकी स्ट्रैटेजीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ इनेट इम्यूनिटी? ठीक है, इनेट इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है. तो स्ट्रैटेजीज ऑफ इनेट इम्यूनिटी. सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, देखिए किसी भी डिफेंस मैकेनिज्म का सबसे पहला रोल क्या होता है? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, यानी पैथोजेंस को एंटर ही ना करने दे. सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी नंबर 1, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस. ओके, अब ये कैसे एंट्री को रोकेगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. एंड द सेकेंड वन इज, इफ दे एंटर्ड, अगर ये एंटर कर जाए, देन टू किल एंड टू एलिमिनेट आउट, उसको किल करना और उसको बॉडी से बाहर निकालना. टू किल एंड एलिमिनेट आउट फ्रॉम द बॉडी इफ दे एंटर. बात समझ में आ गई ना? तो पहली स्ट्रैटेजी तो एंटर करने ही नहीं देगी, बट सपोज अगर ये एंटर करने में कामयाब हो जाता है तो हमारी सेकंड जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है कि इसको किल करना और इसे एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये बॉडी को हार्म करता रहेगा. तो पहला जो स्ट्रैटेजी है ना, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ओके, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक ये फेल नहीं हो जाएगा सेकेंड स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा. तो किल एंड एलिमिनेट करने की नौबत तो तब आएगी इफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल्स. ओके, तो टू किल एंड टू एलिमिनेट आउट फ्रॉम द बॉडी इफ दे एंटर, तो दिस फॉर्म्स द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. क्लियर ना? तो दिस इज सेकेंड लाइन. ये तब काम करेगा व्हेन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल. अगर ये फेल हो जाए तभी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और द फर्स्ट स्ट्रैटेजी. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बिकॉज एम क्या है? टू प्रिवेंट द एंट्री, पैथोजन को एंटर करने ही नहीं देना है. तो इस लाइन ऑफ डिफेंस में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. पहले इन तीनों कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से आप समझिए,
तब हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट पे आएंगे, यानी सेकेंड लाइन पे आएंगे। ओके, सो द फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर। बैरियर ही वो वेपन है जिसके थ्रू पैथोजेंस एंटर ही ना करे। ओके, तो फिजिकल बैरियर, द सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, and the third one is cytokinin barrier. Okay, the third one is cytokinin barrier. चलिए अब एक एक बैरियर को बहुत अच्छे से समझना है हम लोगों को। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर मतलब वो बैरियर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये वो प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे कोई भी पैथोजन इन्वेड नहीं कर सकता। एंड इसमें सबसे पहला नाम आता है स्किन का। तो स्किन हमारी सबसे टफ कवरिंग है। स्किन एज अ टफ कवरिंग और टफ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। ओके, टफ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट बैरियर, क्योंकि इसे कोई भी पैथोजन इन्वेड नहीं कर सकता। क्लियर ना? तो सिर्फ फिजिकल बैरियर में स्किन ही नहीं, स्किन तो हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग है ही, प्रोटेक्टिव कवरिंग। सेकेंड, द आउटर लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गेन्स। आप किसी भी ऑर्गेन्स को देखें, स्पेशली अगर डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग वाले ऑर्गेन्स है, लाइक हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम इज देयर फॉर प्रोटेक्शन, फिल्ड विद फ्लूइड, और अगर फ्लूइड है तो वो बैरियर का काम करेगा, फ्लूइड को पैथोजेंस क्रॉस नहीं करते, मतलब मोस्टली केसेस में क्रॉस नहीं करते। लंग्स के ऊपर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग बना हुआ है, प्लूरा। किडनी के ऊपर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वहां तो तीन तीन कवरिंग है, रिनल फेसिया, एडिपोस, देन रिनल कैप्सूल। तो बहुत सारे लेयर्स बने होते हैं ऑर्गेन्स के ऊपर, और ये जो आउटर लाइनिंग होती है ना ऑर्गेन्स की, ये मेनली ऑर्गेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो आउटर लाइनिंग ऑफ ऑर्गेन्स एज वेल एज स्किन विच फॉर्म्स द टफ आउटर कवरिंग, और ये दोनों हमारा फिजिकल बैरियर का फर्स्ट पार्ट है। द सेकेंड पार्ट दैट इज फाइन हेयर इन द नॉस्ट्रिल्स। तो फाइन हेयर इन द नॉस्ट्रिल्स, इट ऑल्सो ट्रैप्ड सम पैथोजेंस विच ट्राइज टू एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स थ्रू द नोज। बात समझ में आ रही है ना? तो इन दोनों का काम क्या है, स्किन का या आउटर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स का या फाइन हेयर्स इन द नॉस्ट्रिल्स का, इनका मेन एम या मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट बाय मेकिंग अ टफ बैरियर। तो इन तीनों के थ्रू पैथोजेंस एंटर नहीं करते। सपोज अगर एंटर कर भी जाए तो भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे पास। ओके, अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की। ये वो है जो फिजिकल बैरियर्स के ही कंपोनेंट्स हैं या फिजिकल बैरियर्स की ही सिक्रीशंस हैं, एंड इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो नंबर वन इज ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स। ओके, तो ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीशंस क्या करती हैं, सरफेस को एसिडिक करती हैं। ओके, तो ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, their secretions makes the surface acidic। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे ही सरफेस एसिडिक होगा, एसिडिक के लिए भी आपको याद रखना है कि pH यहां 3 to 5, और इतना pH सफिशियंट है, इतना एसिडिक कंपोनेंट सफिशियंट है टू डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। चलिए, पहला तो फिजियोलॉजिकल बैरियर क्लियर हो गया। ठीक है, नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइजोजाइम। लाइजोजाइम एंजाइमेटिक सब्सटेंस है, एंड ये लाइजोजाइम, ठीक है, ये हमारी सिक्रीशंस में है, लाइक सलाइवा, स्वेट एंड टीयर्स। तो लाइजोजाइम इट्स एन एंजाइमेटिक सब्सटेंस okay, and they are released in, or they are found in sweat
saliva and tears। अब ये सारी चीजें लाइजोजाइम की सिक्रीशंस, मतलब लाइजोजाइम इन तीनों सिक्रीशंस में है और उसका मेन फंक्शन क्या है? इट डिस्करेजेस द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। अब ये कैसे डिस्करेज करता है? इसके लिए बहुत सिंपल सा रोल आपको याद रखना। ये एंजाइमेटिक सब्सटेंस है ना, तो ये रप्चर करता है सेल वॉल को, और अगर सेल वॉल ही ब्रेक हो जाएगा तो पैथोजन तो किल होगा। तो रप्चर्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेनली। चलिए, लाइसोजाइम का रोल भी क्लियर हो गया। थर्ड के लिए मैं ये स्पेस यूज कर रहा हूं, फिर इसको हम लोग आगे मेंशन करेंगे। ओके, द थर्ड कंपोनेंट इज एसिडिक सिक्रीशंस। तो एसिडिक सिक्रीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मेटाबॉलिक सिक्रीशंस लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का मेन फंक्शन, मगर नॉट मेन फंक्शन, ये HCl हमारे प्रोएंजाइम्स को भी एक्टिव करते हैं, बट हाँ, इट इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ HCl दैट इट रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। ओके, तो एसिडिक सिक्रीशंस में मेनली मेटाबॉलिक सिक्रीशंस। तो मेटाबॉलिक सिक्रीशंस लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। Now HCl sorry, like HCl discourages or retard the growth of pathogen। ग्रोथ ऑफ पैथोजन। ओके, अब ये तीनों कंपोनेंट्स तो बहुत इजी हो गए, ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, लाइसोजाइम, एंजाइमेटिक सब्सटेंस, एसिडिक सिक्रीशंस, एंड यस द फोर्थ वन, इसे कैसे हम भूल सकते हैं, फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल बैरियर, दैट इज फ्रेंडली बैक्टीरिया। तो फ्रेंडली बैक्टीरिया like E. coli and other bacteria which are present on the surface, they also helps in protection। तो friendly bacteria inhibits the growth of pathogen। ओके, तो चलिए, फिजिकल बैरियर भी क्लियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर भी क्लियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में द फर्स्ट वन इज ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड। ओके, second one is an enzymatic substance lysozyme, third one acidic secretion, and the fourth one friendly bacteria। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग आगे चलेंगे थर्ड कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज साइटोकाइनिन बैरियर। ओके, साइटोकाइनिन बैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइटोकाइनिन बैरियर में हम लोग डिस्कस करते हैं मेनली इंटरफेरॉन्स को। ओके, साइटोकाइनिन बैरियर्स, तो इसमें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस पे भी कई क्वेश्चंस नीट में बनते हैं। इंटरफेरॉन्स, ओके, तो इंटरफेरॉन्स आर एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड और वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। ओके, तो इंटरफेरॉन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स produced by viral infected cells। एंड इस इंटरफेरॉन का फंक्शन क्या है? दे प्रोटेक्ट नॉर्मल सेल फ्रॉम द इंफेक्शंस ऑफ द वायरस। तो दे प्रोटेक्ट नॉर्मल सेल्स फ्रॉम द वायरल इंफेक्शन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन इंटरफेरॉन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये उन्हीं सेल से सिक्रेट होगा जो वायरस इन्फेक्टेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड ये प्रोटेक्ट करता है नॉर्मल सेल को फ्रॉम द फर्दर वायरल इंफेक्शंस। चलिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट्स तो क्लियर। अब हम बात करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की। ये वो है, ये तब काम करेगा जब हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाएगा।
और आपको पता है ना, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल होगा तो पैथोजेंस की एंट्री हो जाएगी, और अगर पैथोजेंस की एंट्री हो गई तो हमारे सामने चैलेंज क्या है? टू किल एंड टू एलिमिनेट आउट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड two major component. Okay, the first one are aim already mentioned है second line of defense का, बस ये लाइन आपको याद रखनी है, it works when first line of defense fails। अगर first line of defense fail हो जाएगा तो ही ये काम करेगा। okay? तो इट इंक्लूड्स नंबर 1 सेलुलर बैरियर्स। अब इसके सेलुलर बैरियर्स अलग हैं, क्योंकि इसके सेलुलर बैरियर्स में द फर्स्ट वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैगोसिटिक सेल्स। तो फैगोसिटिक सेल्स मतलब वो सेल्स या वो सेलुलर कंपोनेंट विच इनगल्फ द पैथोजेंस, जो डायरेक्टली इंजेस्ट कर लेगा पैथोजेंस को। ओके, तो दे इंजेस्ट द पैथोजेंस, तो ये पैथोजेंस को इंजेस्ट कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। पैथोजेन को इंजेस्ट करने में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व्ड हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। तो फैगोसिटिक सेल्स में द फर्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर lymphocytes, okay, that is PMNL, and it is also termed as neutrophils। okay, the second one is macrophage तो वैसे भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैगोसिटिक सेल है। तो फैगोसिटिक में मैक्रोफेज इन्वॉल्व ना हो, ये हो नहीं सकता। तो सेकेंड वन इज मैक्रोफेज, ओके, द मेन डिफेंसिव फैगोसिटिक सेल, एंड द थर्ड वन इज मास्ट सेल। ओके, तो ये तीनों फैगोसिटिक सेल्स की कैटेगरी में है। द सेकेंड कैटेगरी इज नेचुरल किलर सेल्स। अब इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल किलर सेल्स को हम साइटोटॉक्सिक सेल्स और साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? दे क्रिएट अ परफॉर्म्ड लाइंस। इसका मतलब ये सेल्स क्या करते हैं, मान लीजिए ये पैथोजेंस है। ओके, मान लीजिए ये पैथोजेंस है, ये बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे ये पोर्स डेवलप करता है। अब इस पोर्स के थ्रू क्या होगा? स्पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करेगा, तो ये वाटर एंटर करेगा, इससे होगा क्या? सेल इनलार्ज हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा एंड बर्स्ट हो जाएगा। तो नेचुरल किलर सेल्स क्रिएट पोर्स ऑन द membrane of pathogens or on the membrane of bacterial cells mainly, which allows water to enter। तो वाटर एंटर करेगा एंड फाइनली क्या होगा? जैसे ही वाटर एंटर करेगा तो सेल स्वेल्स एंड बर्स्ट, स्वेल कर जाएगा एंड बर्स्ट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ और एक्चुअल रोल ऑफ नेचुरल किलर सेल। ठीक है, स्वेल एंड बर्स्ट होगा ही होगा, इसमें आपको बहुत अच्छे से प्रोसेस याद रखना है बाय क्रिएटिंग परफॉर्म लाइंस। द सेकेंड कैटेगरी आर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया फैगोसिटिक सेल्स, जितने सेल थे वो डायरेक्टली इंजेस्ट करते चले जा रहे थे, पैथोजेंस को इनगल्फ करते चले जा रहे थे। नेचुरल किलर सेल्स पे उसको किल कर रहा है बाय अलाउइंग द एंट्री ऑफ वाटर। और जो सेकेंड हमारा इसका पार्ट है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का सेकेंड कंपोनेंट जो है
दैट इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मीन्स द रिस्पॉन्स विच अलाउज secretions of histamines and prostaglandins from the mast cell। mast cell histamine and prostaglandin को क्यों रिलीज करता है, ये बात आप जानते हैं? देखिए, जब भी आपको कोई इंजरी होती है, कोई वाउंड होता है ना, तो उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हिस्टामाइन के रिलीज से डायलेट हो जाती है। डायलेट क्यों होती है? ताकि मोर एंड मोर मैक्रोफेज रिलीज हो, एंड जितना मैक्रोफेज रिलीज होगा वो पैथोजेंस को इनगल्फ करेगा एंड डेब्रिस को क्लीन अप करेगा। इसी डेब्रिस के एक्यूमुलेशन से पस का फॉर्मेशन होता है। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इंक्लूड्स द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स, ओके, सर्टेन केमिकल्स like histamines and prostaglandins। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, हिस्टामाइंस, एंड ये दोनों मास्ट सेल से ही निकलेगा। हिस्टामाइंस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स फ्रॉम द मास्ट सेल, ओके, फ्रॉम मास्ट सेल, ओके। इस पे आपको ध्यान देना, ये मास्ट सेल से ही रिलीज होगा। सो इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड, इसको रिस्पॉन्ड कौन करेगा? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स, मान लीजिए यहाँ पे कोई वाउंड है, कोई जख्म हुआ है यहाँ पे, और इसके आसपास ये वेसल्स है, ओके। तो ये ब्लड वेसल्स क्या होंगे? डायलेट हो जाएंगे, ये स्ट्रेच्ड हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्यों हेल्पफुल है? तो इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्स, इसको रिस्पॉन्स करने के लिए blood vessels around the wound dilate, blood vessels around the wound dilates, ये dilate होगा, stretched हो जाएगा to release more and more macrophage। तो macrophage को रिलीज करने का मतलब to ingest or to engulf the pathogens and to clean up debris, and to clean the debris, क्योंकि जख्म है, खुले में है, तो उस पे भी डेब्रिस इन द फॉर्म ऑफ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं। टू क्लीन द डेब्रिस विच रिजल्ट्स इन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स इन पस फॉर्मेशन। तो रिजल्ट्स इन पस फॉर्मेशन, ओके। तो ये पस का जो फॉर्मेशन होगा वो मैक्रोफेज के एक्शन से होगा। बट एक बात आपको और याद रखनी है, जब हिस्टामाइन रिलीज होता है ना, तो रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, ये भी आपको याद रखना है, जब हिस्टामाइन रिलीज होगा तो डेवलप्स स्वेलिंग, ओके। ये स्वेलिंग डेवलप करेगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का मतलब ही है कि इसके रिलीज से स्वेलिंग डेवलप होगी, ठीक है। यही इंडिकेशन होता है कि हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारे दोनों कंपोनेंट्स क्लियर, सेलुलर बैरियर एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, अदरवाइज ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो कुछ कंपोनेंट्स को आपने इस वीडियो में समझा है, कुछ कंपोनेंट्स को आप लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, ये टॉपिक अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है, तो लाइक बटन को प्रेस करें, एंड जो लोग न्यू हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस न्यू वीडियो से रिलेटेड मिलती रहे।